गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रोटीन का डाइजेशन पढ़ा था। अब आज पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किस तरह से होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो खाते हैं, कोई भी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन जो खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट 3 रूपों में होती है, 3 फॉर्म में उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं। एक है मोनोसेक्राइड्स, सेकेंड है डाइसेक्राइड्स, थर्ड है पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स में ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज आते हैं। मोनोसेक्राइड्स को डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये पहले से प्री डाइजेस्टेड है। मतलब जब भी हम लोग इसको कंज्यूम करेंगे ब्लड के द्वारा ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इनको पचाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये एकदम सिंपल फॉर्म में होते हैं। जो डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स हैं, इनको भी हमको एकदम सिंपल फॉर्म में तोड़ना है। डाइजेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किसी की कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करना। तो मोनोसेक्राइड्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल फॉर्म है जो प्री डाइजेस्टेड होता है। तो डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स को भी हमको किस में कन्वर्ट करना है, मोनोसेक्राइड्स में, तब जाके इसका कंप्लीट डाइजेशन होगा, फिर बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल फॉर्म क्या है, मोनोसेक्राइड्स मीन ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। तो डाइसेक्राइड्स जो है जिसमें माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। पॉलीसेक्राइड्स क्या है, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। तो इन सबको भी हमको किस में कन्वर्ट करना है, मोनोसेक्राइड्स में। ठीक है, तो पहले हम लोग इसमें देखते हैं स्टार्च का डाइजेशन। जो पॉलीसेक्राइड्स है उसमें स्टार्च एंड ग्लाइकोजन का डाइजेशन कैसे होता है। हम लोग देखेंगे स्टार्च डाइजेशन। स्टार्च के डाइजेशन में डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें चलेंगे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ सीक्रेट होते हैं, बक्कल कैविटी में, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हम लोग पहला इसमें देखते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में सलाइवा सीक्रेट होता है और सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम्स जो होते हैं वो स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं और उसको माल्टोज में चेंज कर देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें स्टार्च, जो भी हम लोग स्टार्च युक्त भोजन ले रहे हैं उस पर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम्स प्रतिक्रिया करता है। इसका पीएच कितना होगा, 6.8 ऑप्टिमम पीएच पे ये काम करता है सलाइवरी एमाइलेज। क्लोराइड आयन भी प्रेजेंट होगा। क्लोराइड आयन एक्टिवेटर होता है सलाइवरी एमाइलेज का। क्लोराइड आयंस के प्रेजेंस में ये एक्टिव होते हैं और स्टार्च को चेंज करते हैं किसमें, माल्टोज, आइसोमाल्टोज। पॉलीसेक्राइड्स में हम लोग स्टार्च को क्या पढ़ा था कि पॉलीसेक्राइड्स में आता है ना। स्टार्च का डाइजेशन में क्या देखें, बक्कल कैविटी में, कि स्टार्च में बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा जो सलाइवा सिक्रीट होता है उसमें सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। ये सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम्स क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है, सक्रिय होता है और इसका पीएच होता है 6.8। इस पीएच पे ये अच्छे से काम करता है, इसका ऑप्टिमम पीएच 6.8 है। और स्टार्च को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज और आइसोमाल्टोज में। इनसे पॉलीसेक्राइड से किस में कन्वर्ट हो गया, डाइसेक्राइड्स में। अब इसको हमको मोनोसेक्राइड्स में भी कन्वर्ट करना है। तो जितना भी हम लोग फूड कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं उसमें से 3% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बक्कल कैविटी में हो जाता है, स्टार्च का डाइजेशन। तो बक्कल कैविटी में 3% स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है। बक्कल कैविटी में जैसे हम लोग जब फूड को लेते हैं तो चबाते हैं उसको, तो जितनी देर चबाएंगे, जितना देर वहाँ पे भोजन रुकेगा उसके हिसाब से यहाँ पे डाइजेशन होगा। बहुत लोग क्या करते हैं, भोजन को चबाते नहीं हैं, डायरेक्ट निकल जाते हैं। तो सलाइवरी एमाइलेज तो बक्कल कैविटी में सीक्रेट हो रहा है,
तो बक्कल कैविटी में जितना देर भोजन रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे डाइजेशन होगा। तो 3% स्टार्च का डाइजेशन यहाँ पे हो जाता है। कहाँ पे? बक्कल कैविटी में। जब हम चबाते हैं तो सलाइवा सीक्रेट होता है और सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज होता है, तो उस फूड में पूरी तरह से सलाइवरी एमाइलेज मिल जाता है और उसमें जो स्टार्च होता है उसमें से 3% स्टार्च का डाइजेशन बक्कल कैविटी में कंप्लीट हो जाता है। अब वो जो फूड जिसमें सलाइवरी एमाइलेज मिला हुआ है वो बक्कल कैविटी से कहाँ जाएगा? स्टमक में। ईसोफेगस के थ्रू कहाँ जाता है? स्टमक में। ईसोफेगस में तो कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं होगा। अब वो जो हमारा चबाया हुआ भोजन है जिसमें सलाइवरी एमाइलेज मिला हुआ है वो कहाँ चला जाता है? स्टमक में। स्टमक का पीएच तो बहुत हार्ड होता है, एसिडिक होता है 1.2 से 1.5 तक। तो वहाँ पे सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? काम नहीं करता, काम नहीं कर पाता। इसकी जो क्रिया है वो धीमी हो जाती है क्योंकि इसका ऑप्टिमम पीएच क्या है? 6.8। लेकिन जैसे स्टमक में जाएगा ये साथ में, फूड के साथ तो सलाइवरी एमाइलेज मिला हुआ है। हम लोग बक्कल को चबाने के बाद उसमें सलाइवरी एमाइलेज को अलग करके तो नहीं निकलते हैं ना, वो साथ में बोलस बन करके अंदर जाता है। ठीक है, तो उसमें कुछ परसेंट सलाइवरी एमाइलेज मिला हुआ होता है, लेकिन वहाँ पे पीएच नहीं मिल पाता इसको काम करने के लिए, तो इसका जो क्रिया है वो धीमी हो जाती है। काम करता है लेकिन बहुत धीमी गति से काम करता है। फूड में मिला हुआ है, फूड के साथ मिला हुआ ही स्टमक में जाता है, तो भी स्टमक में इसकी जो क्रिया है वो भोजन पे चलती रहती है धीरे धीरे। इसका जो स्पीड है वो कम हो जाएगा, क्रिया करने की दर कम हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे इसका जो क्रिया होगा उस पर चलता रहता है। और मैक्सिमम 27% फूड का डाइजेशन स्टमक में हो जाता है स्टार्च का सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा। तो स्टार्च का जो डाइजेशन है वो 3% कहाँ हो रहा है? बक्कल कैविटी में, और 27% कहाँ हो रहा है? स्टमक में। और किस एंजाइम्स के द्वारा हो रहा है? सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा। तो ये अगर से पूछे कि सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा स्टार्च का कितना % डाइजेशन होता है, तो टोटल में हम लोग बताएंगे 30%। 27 और 3 30% होता है ना, 30 होगा, तो 30% स्टार्च का डाइजेशन सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा होता है। अगर नाम पूछता है, लोकेशन पूछे बक्कल कैविटी में कितना % होता है, तो बक्कल कैविटी में 3% होता है। स्टमक में कितना होता है? स्टमक में 27% होता है। तो लोकेशन वाइज ही अलग अलग है। अगर पूरा डाइजेशन पूछे टोटल कितना है सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा, तो सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा टोटल 30% स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें आगे देखें स्टमक में। इसको मिटाते हैं यहाँ पे। फूड कहाँ पहुँच चुका है? अब स्टमक में। नो डाइजेशन। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च डाइजेशन के लिए कोई भी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा नो डाइजेशन। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च या किसी का भी डाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है। थर्ड हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन डिओडिनम में स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम में देखेंगे तो डिओडिनम में 3 टाइप के डाइजेस्टिव जूसेस आकर के मिलते हैं। एक तो बाइल जूस भी आता है, एक पैंक्रियाटिक जूस आता है और एक इंटेस्टाइनल जूस आता है। तो उसमें से जो बाइल जूस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, और जो पैंक्रियाटिक जूस होते हैं उसमें पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम्स होता है जो स्टार्च और ग्लाइकोजन पर क्रिया करता है। पैंक्रियाटिक एमाइलेज
एल्कलाइन पीएच होगा यहाँ पे 8.6 से 8.8 पीएच पे काम करते हैं। अब जितना भी स्टार्च हम लोगों ने कंज्यूम किया उसमें से 30% स्टार्च का डाइजेशन तो हो चुका था, 3% बक्कल कैविटी में और 27% स्टमक में सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा डाइजेशन हो चुका था। अब जो बचा हुआ स्टार्च होता है, जो 70% स्टार्च अभी बचा हुआ है, उसका डाइजेशन नहीं हुआ है, वो उसका डाइजेशन होता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज के द्वारा। ये जो पैंक्रियाटिक एमाइलेज है वो स्टार्च और जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन पर क्रिया करते हैं और इसको माल्टोज और आइसोमाल्टोज में चेंज कर देते हैं। बचा हुआ जो हमारे पास स्टार्च था और जो ग्लाइकोजन कंज्यूम किए हैं उन पर पैंक्रियाटिक एमाइलेज क्रिया करेगा, उसको माल्टोज और आइसोमाल्टोज में चेंज कर देगा। इंटेस्टाइनल जूस में 3 एंजाइम्स होते हैं जो डाइसेक्राइड्स पर क्रिया करते हैं। अब हमारे पास क्या बचा है, स्टार्च का डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया, यहाँ पे किस में चेंज हो गए हैं ये डाइसेक्राइड्स में। हमको अभी इसको मोनोसेक्राइड्स में चेंज करना है, तब जाके इनका कंप्लीट डाइजेशन होगा। तो जो स्टार्च हम लोगों ने कंज्यूम किया उसमें से 30% स्टार्च का डाइजेशन सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा हो गया, 70% स्टार्च का डाइजेशन पैंक्रियाटिक एमाइलेज के द्वारा हो गया। अब क्या बचा है, अब माल्टोज और आइसोमाल्टोज बचे हैं। तो जो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं उसमें डाइसेक्राइड्स के लिए एंजाइम्स होते हैं। जैसे हमारे पास क्या बचा, डाइसेक्राइड्स में क्या होते हैं, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये भी है हमारे पास आइसोमाल्टोज, ये डाइसेक्राइड्स हैं। तो माल्टोज के लिए माल्टेज एंजाइम्स होता है और इसको चेंज करता है किसमें, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनते हैं। सुक्रोज के लिए सुक्रेज एंजाइम्स होता है, इसको चेंज करता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। लैक्टोज के लिए लैक्टेज एंजाइम्स होगा जो इसको चेंज करेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। माल्टोज के लिए आइसोमाल्टेज एंजाइम्स होगा जो इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन का जो डाइजेशन हुआ है पैंक्रियाटिक एमाइलेज के द्वारा, उसमें क्या है, हमको डाइसेक्राइड्स मिल चुके हैं। बक्कल कैविटी में भी स्टार्च का डाइजेशन हुआ था तो वहाँ पे भी हमको क्या मिला था, डाइसेक्राइड्स मिले थे। और पैंक्रियाटिक लाइपेज के द्वारा भी हमको क्या मिले, डाइसेक्राइड्स मिले। ये जो डाइसेक्राइड्स हमको मिले हैं माल्टोज और आइसोमाल्टोज, और जो डाइसेक्राइड्स के फॉर्म में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम किया है वो डाइसेक्राइड्स ये हैं। डाइसेक्राइड्स हम लोगों ने 3 पढ़ा था ना, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। तो ये 3 डाइसेक्राइड्स जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, और माल्टोज और आइसोमाल्टोज जो हमको स्टार्च के डाइजेशन से मिले हैं। इन तीनों के लिए इंटेस्टाइनल जूस में माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और आइसोमाल्टेज एंजाइम्स होते हैं जो इनको मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये किस में चेंज हो गया है, मोनोसेक्राइड्स में। हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल फॉर्म क्या होता है, मोनोसेक्राइड्स होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है क्योंकि सारे जो पॉलीसेक्राइड्स थे, स्टार्च, ग्लाइकोजन या फिर डाइसेक्राइड्स थे, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टोज, उनका सारे किस में कन्वर्ट हो गए, किस में ब्रेक डाउन हो गए हैं, मोनोसेक्राइड्स में। इनका सबका पीएच क्या होगा, 8.6 से 8.8। स्मॉल इंटेस्टाइन में है ना, ये एल्केनाइल होते हैं, वहाँ पे क्षारीय नेचर होता है, तो सारे का जो पीएच होगा 8.6 से 8.8, 8.6 से 8.8। तो यहाँ पे हम लोग देखें कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन
हो चुका है। जो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, उसमें सबसे सिंपल फॉर्म मोनोसेक्राइड्स में। एक हम लोगों ने देखा कि पॉलीसेक्राइड्स में सेलुलोज भी था। सेलुलोज का डाइजेशन ह्यूमन बींग्स में या किसी भी एनिमल में वो खुद नहीं कर पाते हैं, उसके लिए कोई एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होता है। उसके लिए एक साइम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एनिमल्स के स्टमक में रहते हैं और डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, सेलुलोज डाइजेशन।